आपका ना ये हाल होने में भी समय नहीं लगे। सोचिए आप जहाँ के कभी एक बड़े अधिकारी हुआ करते थे, वहीं की जो कांस्टेबल और जो दरोगा है आपको ऐसे घसीट के ले जा रहे हैं। कितने बड़े अधिकारी थे और इनको पुलिस ने जब पकड़ा था 1 लाख रुपए सिर्फ लिया था उन्होंने। जो आईपीएस अफसर थे उन्होंने घूस 1 लाख रुपए लिया था और उसके लिए ये ना आईपीएस ऑफिसर का ही घर है सर, मैं बता दे रहा हूँ। ये पोर्ट प्लेयर ऐसे बंगले हैं ना, इसमें आपको सुविधाएं क्या मिलती हैं। अगर सुविधाएं की बात करें, जो प्रमोशन स्ट्रक्चर है वो धीरे धीरे अगर आप देखेंगे तो प्रमोटरों का ये नहीं है। आप लोग सोचते होंगे कि सिर्फ पुलिस में इन लोगों को काम करना है। भाई नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, एनडीआरएफ और इन सारे बोलते हैं ना, पुलिस को आर्मी से कंपेयर करते हैं। अगर बात करें तो आर्मी में जो कई सारे सीनियर जो ऑफिसर रैंकिंग की बात करें तो ये सारे आप लोग ना सिर्फ कंधे पे देख के, मैं ये वीडियो देखने के बाद मैं गारंटी देता हूँ सिर्फ कंधे पे देख के बता देंगे आप कि किस रैंक का। कोचिंग करे या घर से, इसमें लड़कों को डाउट रहता है। तो देखिए कोचिंग के भी कुछ अपने फायदे हैं, घर के भी कुछ अपने फायदे हैं। तो अगर बात करें हर साल वैकेंसीज की, तो आप देख सकते हैं कि जो वैकेंसी यूपीएससी के सिलेबस को अच्छे से समझा जाए तो आप देख सकते हैं कि सिलेबस को पूरा कर, इसमें कुछ हाइट का भी इशू रहता है कि जो मेल है उसको चाहिए। तो हेलो एस्पिरेंट्स, मेरा नाम है अखंड प्रताप सिंह और मुझे सिविल सर्विस में मेंस लिखने का मौका मिल चुका है। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और इस वीडियो पे आपने क्लिक किया है तो मैं मानता हूं कि भविष्य के आईपीएस ऑफिसर आप ही हैं, क्योंकि आप में लगन है, कुछ सीखने की इच्छा है, तभी आप इस वीडियो पे आए हुए हैं। तो कई लोगों ने इस वीडियो को स्किप कर दिया होगा सर। और किसी भी चीज को एंट्री करने से पहले उनके प्रोज एंड कॉन्स को जान लेना चाहिए कि उसमें लाभ क्या है, हानियां क्या है। ठीक, सिर्फ वर्दी के ग्लैमर को देख के अगर आप आ रहे हैं तो मैं मना करूंगा कि आप सिर्फ आईपीएस ऑफिसर वर्दी के ग्लैमर में नहीं बनिएगा, ना तो आगे चल के बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी, बहुत सारी चीजों को प्रेशराइज आपको होना पड़ेगा, तो फिर आप लोगों को बहुत दिक्कत होने वाले। ठीक, तो इस चीज में हम लोग सारी चीजों को प्रोज और कॉन्स को लेकर चलेंगे, अच्छे समझाऊंगा आप लोगों को कि आईपीएस ऑफिसर बनना सिर्फ ग्लैमरस लाइफ नहीं है, उसके ऊपर बहुत सारे प्रेशर्स आते हैं। तो इसमें डिस्कस क्या करेंगे हम लोग, क्वालिफिकेशन, एग्जाम पैटर्न, हर साल कितनी पोस्टेज आती हैं, फिर बात करेंगे कोचिंग करें या घर से, फिर बात करें पावर, प्रमोशन, बेहिसाब घूस सही है, देखो घूस लेना सही है या नहीं है ये मेरे को नहीं पता है, ये आप लोग के इथिक्स पे डिपेंड करता है सर। कई लोगों के लिए अच्छा होगा, कई लोग बोलेंगे अरे बहुत इथिक्स की बातें कर रहा है। ठीक ना, हाँ मैं कर रहा हूँ, मैं थोड़ा इथिकल टाइप का बंदा हूँ। ठीक, फिर अगर बात करें, अब नेक्स्ट बात करते हैं कि देखिए अगर बात करें तो सबसे पहले आपको एक ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए, किसी भी जो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय वहां से आप ग्रेजुएट हो। ठीक, बीए भी आप हैं तभी भी आप एलिजिबल हैं, कोई इंजीनियरिंग से ग्रेजुएट है तभी भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। ठीक, आप भारतीय नागरिक हो, कि हाइट की तो 165 सेंटीमीटर और अगर फीमेल की बात करें तो 150 सेंटीमीटर हाइट है तो आप आईपीएस बनने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक, फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट बात करते हैं इसके सिलेबस की। तो जो कंपलसरी पेपर्स हैं वो एक सीसेट है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें कुछ रीजनिंग और थोड़े बहुत मैथ के क्वेश्चंस आते हैं, थोड़े बहुत इंग्लिश के क्वेश्चंस आते हैं, समझ रहे हैं, तो बहुत आसान रहता है, ग्रामर के क्वेश्चन रहते हैं। और 2 लैंग्वेज का पेपर होता है, ओनली क्वालिफाइंग होता है, ये मेंस में होता है, ये सिर्फ क्वालिफाई आपको करना है और आपके रैंक में मैटर ये नहीं करता है, समझ रहे हैं, मतलब इसके आधार पर आपको रैंक जैसे होता है ना कि प्री को मेंस के अलग कर दिया जाता है, जब रैंकिंग की बात आती है तो प्री के जितने भी आप नंबर ला लें कोई मतलब नहीं है, मेंस के नंबर के आधार पर ही आपको पोस्टिंग मिलती है। ठीक, तो वैसे ये एसए के 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और 2, मैंने बताया ना, मैं इससे पहले एक आईएएस की वीडियो बताया था कि आईएएस में मैंने उसमें अच्छे से डिस्कस किया है पूरे सिलेबस को। मैं चाहूंगा कि आप आईपीएस की वीडियो देखने से पहले उसको देख लें, फिर इसको देखने के बाद भी उसको देखें, तो मैंने सिलेबस को अच्छे से उसमें डिस्कस किया हुआ है। ठीक, फिर अगर बात करें जनरल स्टडीज की तो 4 पेपर होते हैं, टोटल 9 पेपर होते हैं, GS1, GS2, GS3, GS4, ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं, ऑप्शनल 1, ऑप्शनल 2 सेम सब्जेक्ट के। ठीक, फिर अगर बात करें तो 2 लैंग्वेज के पेपर होते हैं, एक दोनों क्वालिफाइंग होते हैं। फिर अगर बात करें तो इसमें फिर उसके बाद क्या होता है, आपका इंटरव्यू होता है। ठीक, फिर आप फाइनली आईपीएस ऑफिसर बन जाते हैं। अगर बात करें टोटल वैकेंसीज की तो हर साल 150 से 200 टोटल पोस्ट आते हैं हर साल प्रॉपर आईपीएस के लिए। ठीक, देख रहे हैं सर को पीछे, जलवा है भाई। फिर अगर बात करें तो 2013 में 1228 आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे पोस्ट घटी और फिर धीरे धीरे बढ़ गई। ठीक, तो जो टोटल 2022 में जो टोटल पोस्ट आई थी यूपीएससी के लिए वो 1011 आई थी। ठीक, फिर इस और 150 से 200 टोटल पोस्ट इसमें हर साल आते हैं प्रॉपर आईपीएस के लिए। ठीक, फिर अगर बात करें तो इस बार जो टोटल पोस्ट आए हैं 2023 में 1075 पोस्ट जो है टोटल किसके लिए आए हैं, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए। ठीक, फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि कोचिंग से तैयारी करें या घर से। देखिए दोनों में अपने अपने फायदे और नुकसान दोनों है। ठीक, तो मैं दोनों को लेकर चलता हूं। अगर बात करें फ्लेक्सिबिलिटी होती है सर, अगर आप घर से तैयारी कर रहे हैं तो सबसे बड़ी चीज आपको ये मिलेगा कि आप फ्लेक्सिबल रहेंगे, हाँ पर चीजों को आप प्रोक्रेस्टिनेट भी करेंगे। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है टालना, आप चीजों को टालेंगे घर से तैयारी करेंगे तो। ठीक, पर ये कोचिंग में फिक्स रहता है कि हाँ इतने बजे क्लास है तो आपको जाना ही है वहां पे। ठीक, फिर अगर बात करें तो लर्निंग फ्रॉम द बेस्ट टीचर अक्रॉस द ग्लोब, अगर बात करें आप घर से तैयारी कर रहे हैं तो आप किसी भी टीचर से तैयारी कर सकते हैं। मान लीजिए आप कल का किसी अच्छे ही कोचिंग में चले गए, वहाँ का हिस्ट्री का टीचर अच्छे हैं और फिजिक्स वाले बोल रहा हूँ, जियोग्राफी वाले गड़बड़ हैं थोड़े, फिजिक्स ऑप्शनल हो सकता है आपका।
ठीक। तो अगर बात करें उसमें ज्योग्राफी की, अगर आपकी गड़बड़ है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप हिस्ट्री के लिए तो चलेगा अच्छे से, पर आपकी ज्योग्राफी खराब हो रही है। पर अगर आप इंडिविजुअल कोचिंग कर रहे हैं तो इसमें ये फायदा रहता है, आप पूरे ग्लोब पे सर, कोई अमेरिका से भी सिविल सर्विस की तैयारी करा रहा है ना सर, तो आप मस्त से तैयारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। फिर अगर बात करें तो आप अपने रिमोट लोकेशन में अच्छे, रिमोट लोकेशन का मतलब ये होता है कि आप कहीं से भी, कल का आप मान लीजिए आपके फूफे के लड़की की शादी, इंडियन वाले ना यार शादी बहुत अटेंड करते हैं, ठीक ना। तो अगर बात करें आपका कल दिल्ली में शादी पड़ा, तो वहाँ पे भी आप लैपटॉप लेके गए, मस्त थोड़ा 3-4 घंटे या जो भी आपका शेड्यूल है उसके हिसाब से आपने समय निकाला और आप वहाँ पे पढ़ लिए, ठीक ना। तो आप एक रिमोट लोकेशन में भी अपने स्टडी को एक्सेस कर सकते हैं, पर ऑफलाइन में ये सुविधा आपको नहीं मिलेगी। ठीक। फिर कंफर्ट, आप 24/7 अच्छे से तैयारी कर सकते हैं घर के कंफर्टेबल माहौल में। घर पे जो बाहर लड़का जाता है ना, तो सबसे बड़ा चीज जो होता है दिक्कत, वो होता है वहाँ के वातावरण को समझ नहीं पाता है, और कई लोगों को तो फूड पॉइजनिंग हो जाती है बाहर के खाने से, समझ रहे हैं। तो एक घर से तैयारी करेंगे तो आपको ये एक फायदा रहेगा कि हाँ अच्छे से आपका जो पोषण है वो आपको मिलता रहेगा, न्यूट्रिशन पे ध्यान देना है आपको। ठीक। फिर बात करें तो सबसे बड़ी चीज होती है घर पे जो टाइम सेविंग होती है। टाइम सेविंग मतलब अगर मान लीजिए आप कल गए दिल्ली से तैयारी करने, तो जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास का लड़का होता है वो वहाँ पे अफोर्ड नहीं करता, कोचिंग के आसपास जो होते हैं ना बहुत महंगे होते हैं सर। ठीक। तो एक लड़का दूर ले रहा है, फिर वहां से ई रिक्शा पकड़ के आ रहा है कोचिंग, फिर यहाँ से छूट रहा है तो फिर ई रिक्शा पकड़ के जा रहा है रूम पे, तो ये टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक ना। आप लोगों को सबसे बड़ी चीज क्या करना है तैयारी में ना सर, टाइम का एक्सेस करना है। जो टाइम और डिसिप्लिन को कर ले सर, वही भविष्य का IAS IPS बनने वाला है। ठीक। फिर बात करें तो आप अपने हिसाब से फोकस कर सकते हैं टॉपिक्स पे। हाँ अगर आपका मन आज नहीं है पॉलिटी पढ़ने का, आप ज्योग्राफी पढ़िए, ज्योग्राफी नहीं है हिस्ट्री पढ़िए, कुछ नहीं है तो मस्त नोवेल पढ़िए। पर अगर आप कोचिंग कर लेंगे तो जिस दिन ज्योग्राफी पढ़ाया जाएगा वही पढ़ना है, हिस्ट्री जिस दिन पढ़ाया जाएगा वही पढ़ना है, मतलब आप अपने हिसाब से फ्लेक्सिबल वहां पे नहीं रहेंगे। ठीक। फिर अगर बात करें कोचिंग के, तो यहाँ घर से नुकसान क्या है सर, आप प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे चीज़ों को, आपको एक अच्छा मेंटर नहीं मिलेगा। मेंटरशिप का मतलब कि वहाँ पे एक फिजिकल मेंटरशिप की बात ही अलग होती है सर, आप अपनी चीज़ों को इमोशन से जोड़ सकते हैं। आप किसी फोन से बात करें और सामने बात करें ना, इसमें थोड़ा अंतर हो जाता है, ठीक ना। तो वहाँ पे आप तैयारी करेंगे तो फ्लेक्सिबल होंगे, वहाँ के लड़कों से मोटिवेशन मिलेगा। मैंने बोला है ना कि अगर आपको जीवन में सक्सेसफुल होना है तो सक्सेसफुल दोस्तों के साथ रहना चालू कर दो। क्या मैंने बोला, एक जापानी कहावत है ना, अगर किसी व्यक्ति को देखना है कि वो कितना आगे जाएगा तो उसके 4 दोस्तों को देख लो कि वो क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं। अगर वो लोग आगे हैं तो वो भी आगे चला जाएगा, आप वही एवरेज बन के रह जाते हैं जिनके आप 5 लोगों के साथ रहते हैं, ठीक ना। तो अपने वातावरण को, वहां पे तुम जाओगे तो अच्छे अच्छे स्टूडेंट मिलेंगे, जब वहां का वातावरण मिलेगा तो तुम मोटिवेट होगे चीजों को देख के, समझ रहे हो। इस समय जहां पे हो वहां के तुम राजा हो, ठीक, जाओ जाके युद्ध करो सामने, समझ रहे हो, तब पता चलेगा तुमको सारी चीजों को। लैक ऑफ इंटरेक्शन विद अदर स्टूडेंट, मैंने बोला ना घर पे रहोगे तो इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर पावर की बात करें भाई, पावर की, तो पावर तो जम के, इस वर्दी अपने आप में एक पावर है सर, वर्दी अपने आप में पावर है, यूनिफॉर्म का जो पावर है ना सर वो अपने आप में है, ठीक। अगर बात करें एक आईपीएस ऑफिसर की जिम्मेदारी क्या होती है, तो लॉ एनफोर्समेंट, जितना भी जो जिला, मैं एज ए आईपीएस को एक एसपी मान के चल रहा हूँ, बाद में पूरे अगर बात करें यूपी का तो वही देखते हैं लोग, ठीक ना। डीजीपी जो है लॉ एंड ऑर्डर देखने की जिम्मेदारी उसी की है, ठीक। तो अगर बात करें लॉ एनफोर्समेंट की, तो कल आप अगर हो जाएंगे तो आपको जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, जिले का जो कानून व्यवस्था है उसको सुदृढ़ रूप से चलाने में आपका जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक। फिर अगर बात करें सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस की, जितने भी जिले में कोई आ रहा है वीवीआईपी या वीआईपी या जितने भी सिक्योरिटी से रिलेटेड है सब आपको देखना है सर। एसटीएफ जो होती है वो पूरा सिक्योरिटी, ट्रैफिक मैनेजमेंट, देखो आईएएस और आईपीएस में अंतर आ जाता है यहाँ पे आगे कि जो ट्रैफिक की जिम्मेदारी होती है वो आईएएस ऑफिसर नहीं देखता है, वो आईपीएस ऑफिसर ही देखता है, ठीक ना। आईपीएस पुलिस के साथ साथ ट्रैफिक की भी जितनी व्यवस्थाएं हैं उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए जो कौन है तत्पर, वो एक आईपीएस ऑफिसर ही रहता है, ठीक। फिर इमरजेंसी सर्विसेज की बात करें, अगर धारा 144 अगर कमिश्नर सिस्टम है तो वहाँ पे आपको पता है कि वहाँ पे जो धारा 144 का जो है वो कौन कमिश्नर ही लेता है। कमिश्नर कौन होता है, आईपीएस ऑफिसर ही होता है, समझ रहे हैं। फिर बात करें वीआईपी की सिक्योरिटी की, अगर कोई वीआईपी आ रहा है, जैसे राज्यपाल आ गए या कोई भी वीआईपी बंदा आ रहा है, तो उसका जो जिम्मेदारी होता है ओवरऑल एक आईपीएस ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है कि उसको अच्छे से सिक्योरिटी प्रोवाइड करे वो, ठीक। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, अब बात करते हैं कि प्रमोशन कैसे होता है इन लोगों को। मैंने बोला ना, आप सिर्फ ये देख के, कंधा देख के डिसाइड कर लेंगे कि कौन सा ऑफिसर है किस रैंक का है, ठीक। तो मैं एकदम शुरू से शुरू करता हूं सर। ये देखिए, ये होते हैं कांस्टेबल, आईपीएस ऑफिसर, अभी मैं चालू करूंगा, पर एक पूरे विभाग को मैं समझा दे रहा हूं कि पुलिस विभाग को आप देखते ही जान जाए कि हाँ ये बंदा कौन है, किस लेवल का है, ठीक। अगर ये बात करें तो कांस्टेबल, अगर ये बात करें तो लॉरेंस नायक, फिर ये बात करें तो हवलदार या फिर हेड कांस्टेबल बोलते हैं। देखिए जो 1 स्टार होता है वो कौन होता है, ये होता है एएसआई, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, ठीक। फिर उसके बाद अगर बात करें तो एसआई, सब इंस्पेक्टर जिसको बोलते हैं दारोगा। फिर इसके बात करें तो इंस्पेक्टर, देखो
3 स्टार दो तरह के होते हैं, मैं बता दे रहा हूं। 3 स्टार दो तरह के होते हैं। अगर एक तुम डीएसपी को देखोगे, जो आईपीएस ऑफिसर एज ए ट्रेनी आईपीएस ऑफिसर होगा, या फिर स्टेट सिविल सर्विसेज का पीपीएस ऑफिसर होगा, प्रोविंशियल पुलिस सर्विसेज इसको बोला जाता है, जो स्टेट पीसीएस के एग्जाम से बनता है ना डीएसपी, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, पीपीएस उनको बोला जाता है। तो उन लोगों को भी 3 स्टार मिलता है। और जो एक दरोगा से जो प्रमोशन लेके इंस्पेक्टर बनता है, जिसको निरीक्षक बोला जाता है, वहां पे भी 3 स्टार होता है। तो तुम इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे इन लोगों में? अगर देखोगे तुम, जो निरीक्षक होगा, इंस्पेक्टर होगा, उसके 3 स्टार के साथ यहाँ पे 2 पट्टियां लगी होंगी। ये देख सकते हैं आप, 2 पट्टियां लगी हुई हैं यहाँ पे इंस्पेक्टर में। पर डीएसपी जो होगा उसमें कोई पट्टी नहीं होगी। सबसे बड़ी चीज बात ये है कि जो आईपीएस ऑफिसर होगा उसके यहाँ पे जो बैज होगा वहां पे आईपीएस लिखा होगा, ठीक ना। तो ये सबसे बड़ा है। बट हाँ, कुछ लोग अगर सिर्फ स्टार देख के, कंधे पे देख के जानना चाहते हैं, तो उनके लिए है कि जो डीएसपी होता है उसके ये आपको लाल और नीली पट्टी उस पर नहीं दिखेगा, सिर्फ 3 स्टार दिखेंगे, ठीक। फिर इसकी बात करें तो एडिशनल एसपी, जिसको बोला जाता है एएसपी, आपको एक नेशनल सिंबल मिल जाएगा, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिर अगर बात करें तो एसपी 1 स्टार और एक नेशनल सिंबल। ये क्या होगा? सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक, एसपी, ये जिले का पुलिस कप्तान जिसको बोला जाता है। फिर इसके ऊपर जो होता है एक नेशनल सिंबल और 2 स्टार, ये कौन होता है? ये होता है एसएसपी, सीनियर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। जो एसपी होता है इसको रिपोर्ट करता है किसको? एसएसपी को। फिर उसके बाद जो आप बनेंगे वो क्या आप बनेंगे? डीआईजीपी। इसमें क्या होगा? आपको एक नेशनल सिंबल 3 स्टार, एक नेशनल सिंबल और 3 स्टार। फिर आप बनेंगे आईजीपी, उसमें 1 क्रॉस 1 स्टार। फिर एडीजीपी, एडिशनल डीजीपी जिसको बोला जाता है। फिर आप बनेंगे जो होता है पुलिस का जो मेन होता है जिले का, जो जिले का बोल रहा हूँ, जो राज्य का, वो कौन होता है? डीजीपी। ये चीजें सिर्फ डीजीपी तक खत्म नहीं होती हैं सर, ये राज्य में सबसे बड़ा है। जैसे आईएएस ऑफिसर जाते हैं भारत सरकार के साथ काम करने, वैसे आईपीएस ऑफिसर भी भारत सरकार के साथ डेपुटेशन पे काम करने के लिए जाते हैं, और वो बड़े बड़े विभागों में, वहाँ के सीबीआई हो गया, अभी नेक्स्ट बात करेंगे वीडियो में, ठीक। हाँ, तो बात कर लेते हैं। देखिए, जैसा मैंने बताया, जितने भी सेंट्रल आर्म फोर्स पुलिस फोर्सेज हैं, वहां पे आईपीएस ऑफिसर कहीं ना कहीं हैं सर। जब यहाँ से डेपुटेशन में वो लोग जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ काम करने, कई लोग तो समझते हैं कि डीजीपी जो है वो आईपीएस का सबसे बड़ा पद है। नहीं सर, इस समय जो अजीत डोवाल जी हैं, अजीत डोवाल सर एनएसए है ना, एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, मुख्य सुरक्षा सलाहकार, वो भी एक आईपीएस ऑफिसर ही है, ठीक। तो डीजीपी से बहुत बड़े पद में अगर देखेंगे आप लोग, तो भारत सरकार के साथ वो काम कर रहे हैं। और सोचिए, भारत के आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा की जो मेन जिम्मेदारी है, जो सलाहकार हैं, वो कौन है? वो यही है सर, अजीत डोवाल जी, जो कि एक आईपीएस ऑफिसर हैं, ठीक। तो आपको चांस मिलेगा सर, आप बहुत ऊपर तक जाएंगे, ठीक ना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ भी काम करने को आपको मिलेगा। असम राइफल, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, एनएसजी, आईटीबीपी, या जितने भी हैं, सीबीआई, एनडीआरएफ, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट, सबके साथ आपको काम करने का मौका मिलेगा। पर वहां का जो आईपीएस ऑफिसर होगा, जो मोस्ट सीनियर ऑफिसर होगा, वो कौन होगा? वो आईपीएस ऑफिसर ही होगा। जो सीनियर होगा वो कौन होगा? वो आईपीएस ऑफिसर होगा, ठीक। बात करते हैं आगे चल के। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, एनडीआरएफ की बात करें, इंटेलिजेंस ब्यूरो, आईबी की बात करें, सीबीआई की बात करें, रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रॉ मूवी में देखेंगे ना, रॉ ऑफिसर है, वो कौन होता है? जो सीनियर की बात कर रहा हूँ सर, सीनियर का जो होता है वो कौन होता है? वही होता है, वो ये आईपीएस ऑफिसर ही होता है, ठीक। सोचिए आपको कितने सारे, हाँ, पर इसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है ना, व्हेन पावर कम्स इट्स कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो जितनी आपको पावर मिलेगी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको मिलेगी। अगर सैलरी की बात करें तो 56,100 से चालू होता है। जो डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जो डीएसपी का पद है, मैंने बताया एज ए ट्रेनी आईपीएस, तो वहां से 56,100 से चालू होगा और 2,15,000 तक जाएगा। जो 2,15,000 सैलरी हो, मैंने किसके बताया? वो डीजीपी की जो सैलरी है, जो कि चीफ सेक्रेटरी की भी होती है, 2,25,000 आपकी लास्ट सैलरी होगी। अब बात करते हैं आपका जो मोस्ट फेवरेट टॉपिक है, मैं जानता हूँ ना फेवरेट टॉपिक क्या है आप लोग। ये देखिए, जब एज ए आप एसपी रहेंगे तो आपको क्या मिलेगा? एक ऐसा ही सुंदर बंगला मिलेगा जिसमें आपको निवास करना रहेगा। आप फैमिली के साथ इसमें मस्त रहेंगे, सिक्योरिटी गार्ड रहेंगे। अगर कई मुकाबले में देखा जाए ना, तो कई बार आईएएस से ज़्यादा एक आईपीएस को सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि इन लोगों का काम ही थोड़ा रिस्की होता है ना सर, क्रिमिनल के साथ डायरेक्ट ये लोग इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक ना। तो आपको एक कार मिलेगी, फॉर्च्यूनर या फिर क्रिस्टा, और आपको 2 स्क्वाड गाड़ियां मिलेंगी आगे और पीछे, ठीक, जो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगी। मान के चलिए एक आईपीएस ऑफिसर के पीछे 10 से 12 सिक्योरिटी पर्सन हमेशा रहते हैं, ठीक। फिर अगर बात करिए, देखिए लग्जरियस घर, ये कोई लोग समझ रहे होंगे कि आईपीएस, ये एक पोर्ट ब्लेयर में जल्दी आईपीएस ऑफिसर के ये घर का इंटरनल फोटो है, ठीक ना, जिसको रिफर्बिश किया गया था। फिर बात करते हैं अगर बेहिसाब घुस सही है गलत। देखो यार, इथिक्स का पेपर तो सभी लोग पास कर लेते हैं यूपीएससी में सिलेक्शन से पहले, पर सिलेक्शन के बाद पता नहीं इथिक्स कहाँ चली जाती है सर। आप सोचिए, ईमानदार हैं आप तो कितना बड़ा बदलाव ला सकते हैं आप समाज में।
नेताओं से तो वैसे भी कोई उम्मीद नहीं है, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं यार, आप लोगों से उम्मीद है, आप लोग भी ऐसा ही वहां पे लोग जाके करते हैं सर। 90% लोग करप्ट हैं, समझ रहे हैं आप लोग। तो करप्शन देखो, जितने लोग करप्ट है ना, हर हफ्ते कोई ना कोई आईपीएस ऑफिसर जेल जाता है, वहां से बेल पे आता है, उसका प्रमोशन रुक जाता है, समझ रहे हैं। हर हफ्ते की बात कर रहा हूँ, गूगल करिए अभी कि कितने आईपीएस ऑफिसर को हाईकोर्ट ने जेल की सजा सुनाई। 7-7, 8-8 साल तक ये लोग जेल में रहते हैं सर। अभी मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ये देखिए 20 लाख के ब्राइब केस में एक जो है आईपीएस ऑफिसर वो पकड़े गए थे और उनको जेल भेज दिया गया था। फिर नेक्स्ट की बात करें तो 2 आईपीएस ऑफिसर को बिहार गवर्नमेंट ने लीकर माफिया के साथ संबंध में क्या किया था, सस्पेंड कर दिया था। देखो सस्पेंशन से दिक्कत ये होता है कि जो मैंने बताया आप लोगों को कि आपका प्रमोशन हो गया, आप डीजीपी तक जा सकते हैं, आपका जो बैचमेट है वो अगर वो घूसखोरी नहीं करेगा, वो पकड़ा नहीं गया तो बहुत आगे चला जाएगा और आप वहीं पे रह जाएंगे, क्योंकि आपकी फाइल अभी कोर्ट में चल रही है। जब तक कोर्ट क्लियरेंस नहीं देगा तब तक आपको प्रमोशन रुका रहेगा, ठीक। फिर कर्नाटका हाई कोर्ट ने एक आईपीएस ऑफिसर को मल्टी करोड़ स्कैम में पकड़ा था और उसको जेल की सजा सुना दी थी, ठीक। तो देखिए बुरा काम का बुरा नतीजा, समझो मेरी बात को, ठीक। फिर देखिए पंजाब के जो डीआईजी हैं, कौन, इदम्बर सिंह, उनको क्या किया था, उनको एफआईआर हो गया था उनके खिलाफ घूस लेने के लिए। फिर एक थे प्रोबेशनरी आईपीएस ऑफिसर, ये 1 लाख घूस के चक्कर में ये जेल चले गए थे महाराष्ट्र में। अब इनकी ट्रेनिंग चल रही थी, उसी में मस्त घूस लिए और इनको तुरंत जेल भेज दिया गया 1 लाख के घूस के चक्कर में। देख रहे हैं सर, सोचिए कितने बड़े ऑफिसर हैं, डीआईजी हैं ये डीआईजी हैं, और एक दरोगा इनको पकड़ के हथकड़ी लगा के जेल लेके जा रहा है सर। कभी जिस राज्य को ये कमांड देते थे, हाईकोर्ट के ऑर्डर पे इनको जेल ले जाए, पता है क्यों? क्योंकि सीबीआई और ईडी ने इनको आय से अधिक संपत्ति के मामले में इनको पकड़ा था और ये इस समय जेल में, इस समय भी ये जेल में है। पर इनके डॉक्टर ने इनको मेंटली अनस्टेबल बताया था, पर हाईकोर्ट ने उनको फटकार लगाई थी और रिपोर्ट को तुरंत मतलब अधिसूचना जारी कर दिया गया था और ये इस समय जेल में। देख रहे हैं, एक दरोगा इनको पकड़ के ले जा रहा है, सोचिए। तो मैंने बोला ना, बुरा काम का बुरा नतीजा। आप पैसे के लिए नहीं आइए सर, पैसे के लिए यहाँ पे कभी नहीं आइएगा। आज नहीं पकड़े जाइएगा, कल पकड़े जाइएगा, कल नहीं पकड़े जाइएगा, रिटायरमेंट के बाद पकड़े जाइएगा। ये पीछे आईपीएस ऑफिसर को देखिए, ये रिटायरमेंट के बाद पकड़े गए थे, समझ रहे हैं। रिटायरमेंट के बाद भी सीबीआई और ईडी आपको छोड़ने वाली नहीं है सर, ठीक। ये देखिए, एक फिर बताया ना ये दरोगा लोग का पावर देखिए, मस्त डीआईजी को लेके घसीटते हुए कोर्ट लेके जा रहे हैं, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट में, ये भी देखिए, ये भी रिटायरमेंट के बाद हाईकोर्ट का, मतलब रिटायरमेंट के बाद लोग आराम करने की सोचते हैं। अगर आपने घुसखोरी किया तो आप आराम नहीं कर सकते सर, सीबीआई और ईडी आपको आराम करने ही नहीं देगी, समझ रहे हैं। तो आपको एथिक्स के साथ चलना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही मैं यूपीएससी के सारे पोस्टों के बारे में लाऊंगा। इस वीडियो में क्या कमियां थी और क्या आपको अच्छा लगा, कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट टाइम से मैं उसको सुधार सकूं। और ये चैनल आपके साथ आपके सिलेक्शन तक रहेगा, इसलिए मैं जीएस बाय इंडिया को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच वीडियो बनाने के लिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।